देहरादून के मुख्य सेवक सदन में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रावधानिक शिक्षा विभाग, वन विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत चयनित 276 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया राज्य में अब तक 33,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है और योग्य युवाओं को उनका अधिकार मिल रहा है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, रेखा आर्या, खजवान दास, विधायक सविता कपूर उपस्थित रहे। तो पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर सरकार का जोर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है अपने संबोधन के दौरान इन तमाम बातों का जिक्र किया। देहरादून में 276 अभ्यर्थियों को जब नियुक्ति पत्र सौंपे गए तो तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी और शुभकामनाएं भी यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अभ्यर्थियों को प्रेषित की है। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर सरकार का जोर है, ये बात भी कहते नजर आए हैं। एक बार फिर साफ संदेश दिया कि देखिए जो भी भर्ती प्रक्रिया है वो पारदर्शी होनी चाहिए और उसी को लेकर सरकार प्रयासरत भी है। गुरुजनों को भी मैं बधाई देता हूं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, प्रावधानिक शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास विभाग, वन विभाग के अंतर्गत चयनित 276 युवा साथियों को आज यहाँ पर हम सभी को नियुक्ति पत्र देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं भर्ती प्रक्रिया से जुड़े समस्त विभागों के सभी अधिकारियों को भी, सभी कर्मचारियों को भी, जिन्होंने भी इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ और समयबद्धता के साथ संपन्न कराने में योगदान दिया है, उनको भी अपनी ओर से बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, आज से आपकी पहचान उत्तराखंड सरकार में एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी, कर्मचारी के रूप में होगी और आपको अपने कार्यों से अब ये दिखाना होगा कि जब व्यवस्था में योग्य एवं कर्मठ और ईमानदार युवा आगे आते हैं तब विकास केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिलता है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि युवा कह रहा हूं मैं, तो क्या हम लोग जो जिनके बारे में रेखा जी कह रही थी अभी कि उनको भी आज जो है कार्यकर्ती से सुपरवाइजर बनने का अवसर मिल रहा है। तो मैं युवा के बारे में मैंने युवा बचपन से कभी छात्र राजनीति में और कभी युवा राजनीति में दोनों में काम किया है। तब मैं कहता था युवा कौन होता है। नरेश जी हमारे अभिभावक हैं, यहाँ बैठे हैं, हम कहते थे युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो होता है जिसका सीना तेज धड़कता है। युवा वो होता है जिसकी आवाज में दम होता है। युवा वो होता है जो हर मुश्किल में रास्ता निकालता है। युवा वो होता है जो धरती से अंबर को जोड़ना जानता है। और भी मैं बहुत बोल सकता हूं इसमें। युवा वो होता है जो रेत से भी तेल निकालना जानता है। तो आप सबके चेहरों को देखकर मैं कह सकता हूं कि युवा इधर जरूर हैं, लेकिन ये भी युवाओं से कम नहीं है। साथियों, एक समय ऐसा भी था जब भर्ती परीक्षाओं की चर्चा परिणामों से अधिक विवादों और नकल माफियाओं के कारण होती थी। आप सबको भली बात याद होगा, अधिकतर भर्ती परीक्षाएं संदेह, विवाद और भ्रष्टाचार की चर्चाओं से घिरी।
देहरादून में कौशल विकास एवं सेवा योजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा स्थित कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश की आईटीआई में छात्र संख्या बढ़ाने, प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार और कौशल विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। मंत्री ने आगामी भर्ती सत्र को देखते हुए विभागीय योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार के अवसर हासिल कर सके। उन्होंने बताया कि देहरादून के निरंजनपुर, श्रीनगर और अल्मोड़ा स्थित आईटीआई में टीवीएस कंपनी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही डीएसटी मॉडल के तहत संचालित आईटीआई की संख्या 32 से बढ़ाकर 45 की जाएगी, जहां छात्र 6 महासंस्थान और 6 महाउद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। मंत्री ने ये भी बताया कि विभाग जल्द ही 168 नए आईटीआई प्रशिक्षकों की तैनाती करने जा रहा है। अपने विभागों की समीक्षा करते रहते हैं कि हम हर 6 महीने में कि हमको कहाँ क्या गोल सेट किए थे और कहाँ हमने कितने अचीव किए, और अब नेक्स्ट जो इस हमारा एडमिशन सीज़न है उसमें क्या क्या नई चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारे बच्चों को सुविधा मिले। और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हमने टीवीएस के खोले थे, एक देहरादून निरंजनपुर आईटीआई, श्रीनगर और अल्मोड़ा, उनका उद्घाटन हम 16 तारीख को करने जा रहे हैं। वो तैयार हो गए हैं पूर्ण तरीके से। 13 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने टाटा टेक्नोलॉजीज को दिए थे, उनका इस जुलाई से हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज उनमें शुरू करने जा रहे हैं। उसके मशीनरीज और उनके इंस्ट्रक्टर्स स्टार्टर्स के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो हमारे बच्चों को बहुत बड़ी एक सुविधा मिलेगी। और जो 32 आईटीआई हमारे डीएसटी मॉडल में चल रहे थे, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में, जहाँ पे 6 महीना बच्चा हमारे आईटीआई कॉलेज में ट्रेनिंग लेगा और 6 महीना वो होंडा, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स में जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेगा। प्लस जब वो 6 महीना कंपनी में जाकर ट्रेनिंग लेता है तो उसको 8 से 12 हज़ार की स्टाइपेंड मिलती है। उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, हम 32 से बढ़ा के 45 डीएसटी मॉडल के आईटीआई को चलाने जा रहे हैं। तो एक कोशिश है कि लगातार जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से और बच्चों को नई फैसिलिटी देके 169 168 हमारे पास न्यू इंस्ट्रक्टर्स आए हैं जिनको हम कल उनका। देहरादून में आयुष मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हर्रावाला से जुड़े पूर्व निर्णयों के अनुपालन और क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय भारत सरकार के साथ प्रस्तावित आगामी बैठक की तैयारियों और विभागीय कार्ययोजनाओं पर चर्चा हुई। मंत्री ने ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज और गुरुकुल हरिद्वार में दवा वितरण व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों में तकनीकी स्टाफ, लाइब्रेरियन सहित रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए आवश्यक अधियाचन भेजने के निर्देश भी दिए। की कमी कैंपसों में चल रही थी। फिलहाल तत्कालीन व्यवस्था के लिए 3-3 लाख रुपए उन तीनों कैंपसों को देने के लिए कहा है, जिससे दवाई की व्यवस्था हो, और तत्काल कुलपति को कहा है कि आप दवाई के लिए जो व्यवस्था बनानी है उसको आगे बढ़ाइए। इसी प्रकार से जो कैंपस की इस साल के लिए जो भारत सरकार की टीम आनी है उसके लिए भी कहा है कि हम क्या व्यवस्था हो सकती है, जो दिक्कतें उनको दूर करिए। इससे अलग जो भारत सरकार में कुछ प्रस्ताव जाने हैं उन पर हम लोगों ने चर्चा की। जो पिछले साल की सारी योजनाएं थी उन पर चर्चा की, आने वाले साल की योजनाओं पर चर्चा की। जो हमारे ऐसे सेंटर हैं जहां अभी सेंटर बन गए हैं उन पर कैसे हम मैन पावर भेज सकते हैं, डॉक्टर भेज सकते हैं, तो इन सारे विषयों को लेकर एक विस्तृत बैठक। दिनेशपुर में कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री ममता हालदार के नेतृत्व में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए महंगाई, बेरोजगारी और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। प्रेस वार्ता में राहुल गांधी के आगामी 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियों की जानकारी दी गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी लगातार जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं और देश के सामने खड़े संकटों को लेकर पहले ही आगाह कर चुके हैं। कार्यक्रम में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो हालत है, माननीय राहुल गांधी जी लगभग महीना पहले संकट, भारी संकट देश को ऊपर आना है, ये उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर चुका है। जो आज पूरे भारत में हर समाज, हर वर्ग
महंगाई से जूझ रहा है। ऐसा स्थिति है, हर पल कोई ना कोई, हर दूसरे दिन लगता है कि सुबह कोई नए आदेश ना आ जाए। खाद के लिए इतने लोग परेशान थे और आज एक नए आदेश उन्होंने कल रात जारी किया है। आज देश जो है गुलामी की ओर जा रहा है, बहुत हालत खराब है। रोजगार, बेरोजगारी जो हालत है, नीट की पेपर होके जो ये 14 जब से मोदी सरकार आए हैं तब से एक भी पेपर दे नहीं पाए, सारे पेपर लीक हो गए। एक आध पेपर कांग्रेस के टाइम में भी हुए होंगे किसी कारणवश, लेकिन 14 के बाद से अभी तक कोई बच्चा पेपर नहीं दे पाएगा। तो आज जो फ्यूचर है भारत का, वो फ्यूचर जो है ये बच्चों से होता है। आज सीबीएसई वाले बोर्ड, उनका भी यही हालत है, नीट वाले उनका भी यही हालत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, जो नीट के पेपर में ये डॉक्टर बनना चाहते थे, जिनका पेपर 14 से लेकर अब तक 21 में, 24 में, 26 में। रुद्रप्रयाग जनपद में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। 31 मई की शाम यात्रा मार्ग क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 61 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। जिला आबकारी अधिकारी रमेश बंगवाल ने बताया कि विभाग को क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी और बिक्री की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के निर्देश पर विशेष निगरानी अभियान चलाया गया। कार्रवाई में दीपक सिंह और प्रकाश साही से 36 बोतल और मोहम्मद साबर से 25 बोतल शराब बरामद हुई। तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब कारोबार पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और यात्रा मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। चमोली जनपद से प्रकृति प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ने विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया है, जिसके बाद अब देश विदेश के सैलानी यहां की अद्भुत जैव विविधता का दीदार कर सकेंगे। फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। ये हिमालयी वनस्पतियों और दुर्लभ जड़ी बूटियों के लिए जानी जाती है। मानसून के दौरान यहाँ ब्रह्मकमल, ब्लू पोस्ता, कोबरा लिली और इसके अलावा सैकड़ों प्रजातियों के फूल खिलकर घाटी को स्वर्ग जैसा स्वरूप देते हैं। ये घाटी आमतौर पर जून से अक्टूबर तक के अंत तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है। इसके खुलने से क्षेत्रीय पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है और स्थानीय लोगों की आजीविका पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं प्रशासन ने पर्यटकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। देहरादून आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस और चालान से जुड़ी समस्याओं पर आरटीओ संदीप सैनी ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से संबंधित सभी सेवाएं पूरी तरह से डिजिटल कर दी गई हैं। सरकारी आवेदक घर बैठे फीस जमा करने, दस्तावेज अपलोड करने और स्लॉट बुक करने जैसे कई कार्य ऑनलाइन कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, हाल ही में सारथी और वाहन पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण देश भर में सिस्टम धीमा हो गया था, जिससे कि असुविधा हुई, लेकिन अब ये समस्या पूरी तरह से दूर हो चुकी है और सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में गंगोत्री धाम जा रही एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर नाले में पलट गई, जिससे एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कार उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की ओर जा रही थी। धराली बाजार के पास धराली नाले के निकट अचानक से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरा। हादसे में कार चालक अनुराग सक्सेना, उनकी पत्नी बरखा सक्सेना, 5 वर्षीय पुत्र अभियुक्त और प्रतिमा सक्सेना घायल हो गए। सभी दिल्ली के द्वारका क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार सभी की हालत सामान्य है, उनका उपचार जारी है। प्रारंभिक जानकारी में तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक लगना हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। देहरादून के तुनवाला बांखला क्षेत्र में शुक्रवार रात करीब
3 बजे के आसपास गुलदारों ने एक मवेशी को मार दिया, जिससे कि इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले काफी समय से गुलदारों की चहलकदमी लगातार देखने को मिल रही है और हाल ही में पालतू कुत्ते पर भी हमला हुआ था। लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद भी वन विभाग की ओर से कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। वहीं घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दी गई है। वो 2 बजे करीब बारिश के बाद उधर से आया वो गुलदार और गाय बंधी हुई थी, उस पर झपटा मारा होगा। हम तो सो रखे थे, बारिश के बाद की है। और उसके बाद जो है वो नीचे उतार के लेके आए भगा के, यहाँ पे घेर के यहाँ तक हमने पैर के निशान देखे और यहाँ पे फिर सुबह मरी हुई देखी, पूरी फाड़ रखी थी, गला पूरा फाड़ रखा था और यहाँ पे 4 जगह खा रखा था। तब फिर मैं जंगलात में गया, वहाँ उन्होंने ये कहा कि ये तो उसका डॉक्टर का मेडिकल होगा, डॉक्टर बताएगा। फिर मुझे वहाँ गया रायपुर हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा ये तो जंगलात वालों का काम है और वो लिख के देंगे तब मैं मेडिकल करूँगा। आप ऐसा करो, उसकी फ़ोटो खींच के ले आओ और जंगलात वालों से लिखवा लाओ और प्रधान से। फिर मैं पार्षद को फ़ोन करा, पार्षद आए, जंगलात वाला है, उन्होंने एक फ़ोटो ली है। खाले में भूया राजा है, वहाँ पे रोज निकल रहा, रोज लोग देख रहे कि आज हमने यहाँ देखा, आज वहाँ देखा। तो उस चीज का ऑब्जेक्ट उठाना चाहिए ना, बोलना चाहिए लोगों को कि भाई यहाँ पे ऐसा हो रहा। कल को देखो, आज तो बछड़ी खाई हमारी, कल को इंसान खा लिया, कोई इंसान निवाला बन गया तो कौन जिम्मेवार हो जाएगा? कोई भी नहीं होने का। जिसका इंसान जाएगा वो तो एक रो पीट के एक तरफ होगा, क्या करेगा वो? कुत्ता ने खाया हमारा, जब भी कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। आज वो बम देके चलेगा, बस हम लोगों को 4 बम बचा दो जी, बस 4 बम से ना भाग जाएगा। उनको पकड़ो, कम से कम निकल रहा हो, महीने में आ रहा हो। 3 दिन पहले, अभी 3 दिन 4 दिन पहले वहाँ कुत्ता खा गया यहाँ पे पीछे जहाँ मंदिर है रहना। मतलब बड़ा ही इतना कठिन हो गया कि पूछना। आते हैं जंगलात वाले, बस उनको सबूत मांगते हैं। सबूत कहाँ से मिलेगा? उस दिन भी आया तो बोल रहे कि नाखून दिखाओ, गाय का नाखून मांग रहे थे, जो कि उसने खा रखा 2 साइड से। हमारी जो कुत्ता था उसको भी उसी साइड से खाया, गला पकड़ा और जिस साइड से गाय को खाया उसी साइड से खा रखा हमारे कुत्ते को भी। विकासनगर के हिंदूवाला गांव के पास नए हाईवे पर 3 वाहनों के आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक वाहन सड़क किनारे से नीचे नाले में गिर गया। जानकारी के अनुसार एक कार चालक द्वारा रॉन्ग साइड से अचानक से मोड़ लेने के कारण सामने से आ रहे वाहन का संतुलन बिगड़ गया, जिससे ये हादसा हुआ है। बचाव के प्रयास में अन्य वाहन भी टकरा गए और हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर संभाववाला पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था बहाल करवाई। वहीं रात की बात ये रही कि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मैं उधर से आ रहा था, मेरी गाड़ी ऐसी 100 की प्लस समथिंग थी और इन्होंने बिना देखे गाड़ी एकदम से काट लिया। मैं एकदम से इनको बचाने के चक्कर में, इधर गाड़ी खड़ी थी उसमें गाड़ी लगी, अनकंट्रोल गाड़ी होगी, इनको बचाने के चक्कर में इन्होंने बिना देखे गाड़ी काटी है हाईवे पे। अब कौन सी गाड़ी में थे वो? ये खड़ी है सर, अल्टो है वैन, इसमें बिना देखे सर काट लिया गाड़ी हाईवे पे। आप बताओ, बिना देखे गाड़ी काट लेंगे तो? मैं गाड़ी क्रॉस करके इधर आया किनारे पे, इतने में अचानक एक ट्रक आ रहा था पीछे से। उस ट्रक वाले को बचाने के चक्कर में इसने मेरी गाड़ी मारी एसयूवी ने, और उसके बाद इसने खड़ी हुई गाड़ी में टक्कर मारी। वो खड़ी गाड़ी नीचे गई और ये इतनी स्पीड में गाड़ी थी, लगभग 110 प्लस गाड़ी थी और गाड़ी घूम गई इनकी। कौन सी गाड़ी थी? ये एसयूवी सामने खड़ी। हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र में शनिवार को यात्रियों से भरी हुई एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में राजस्थान की एक महिला यात्री की मौत हो गई, जबकि करीब 25 यात्री घायल हो गए। घटना के दौरान सामने से आ रहा एक डंपर भी नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे स्थित एक ढाबे में जा घुसा, जिससे वहां खड़ी एक बोलेरो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार राजस्थान से आया श्रद्धालुओं का दल गंगा स्नान के बाद वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, तभी शांति कुंज के पास यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस को बैक करते समय चालक का नियंत्रण अचानक खो गया और वाहन पलट गया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर एक महिला को मृत घोषित किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब गंगा जल लेकर लौट रहे एक कांवड़िए को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी।
ये घटना गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पास हाईवे किनारे उस समय हुई जब कांवड़ियों का दल रात्रि विश्राम कर रहा था। गोली लगने से कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान ग्रेटर नोएडा निवासी अजय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार हाईवे पर बने पुल के ऊपर कुछ युवक शराब पी रहे थे, जिनके शोर शराबे को लेकर कांवड़ियों से कहासुनी हो गई थी। इसी विवाद के बाद फायरिंग की घटना हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। एसएसपी हरिद्वार ने घटना को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में वीकेंड पर पर्यटकों की भारी आमद के चलते ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं, जिनके कारण शहर में जगह जगह जाम देखने को मिल रहा है। वीकेंड पर देहरादून मसूरी मार्ग से लेकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और कई स्थानों पर वाहन रेंगते हुए भी नजर आए। आज तक की वीकेंड में की गई पड़ताल में सामने आया कि सड़क किनारे अव्यवस्थित तरीके से खड़े वाहन जाम की सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। शहर के भीतर पार्किंग व्यवस्था पर बढ़ते दबाव के कारण सड़कें सक्रिय हो रही हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। कई लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा, जबकि स्थानीय निवासियों को रोजमर्रा के कामकाज के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है वीकेंड और पर्यटन सीजन में ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका मानना है यदि पार्किंग और यातायात प्रबंधन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना पार्किंग होटल होम स्टे के लिए किए गए निर्माण भी जाम की बड़ी वजह है। आने वाले समय में मसूरी में ट्रैफिक एक बड़े संकट का रूप भी ले सकता है। बढ़ती जाम की स्थिति को लेकर आज आप देखिए स्प्रिंग रोड पर कितना जाम है। स्प्रिंग रोड पर जो स्थानीय निवासी हैं वो इतने परेशान हैं कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। वहाँ जितने भी होम स्टे बने हुए हैं उनके पास ना तो पार्किंग है और ना ही कोई गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था है। सुबह सुबह वहाँ पर इतना जाम लगता है कि वहाँ पर आदमी का चलना दूभर हो जाता है। लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। सुबह 7 बजे से रात 11 बजे वहाँ पर होम स्टे हैं, होटल हैं और कई तरह के इस तरह से व्यावसायिक गतिविधियाँ वहाँ पर हैं। होटल्स हैं, होटलों में पार्किंग नहीं है। पार्किंग रोड में गाड़ियाँ लगा देते हैं, जिस वजह से गाड़ी लॉक करके अपने होटलों में चले गए, फिर रात भर पे परेशान। चंपावत में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने की दिशा में SBIRCT चंपावत द्वारा आयोजित 35 दिवसीय ब्यूटी पार्लर एवं 12 दिवसीय फास्ट फूड लघु उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन समारोह में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए कहा कि कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम है। उन्होंने प्रशिक्षित महिलाओं से आत्मनिर्भर के साथ आत्मविश्वास के साथ स्वरोजगार शुरू कर रोजगार लेने वाली नहीं बल्कि रोजगार देने वाली बनने का आह्वान किया। वहीं प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ब्यूटी पार्लर और फास्ट फूड व्यवसाय से जुड़ी हुई व्यवहारिक और उद्यमिता संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। संस्थान के निदेशक प्राशु मेठाणी ने बताया कि संस्थान ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है। सिखों के प्रसिद्ध आस्था केंद्र रीठा साहिब में आयोजित ऐतिहासिक जोड़ मेले के अंतिम दिन रविवार को अचानक आई प्राकृतिक आपदा के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते लधिया और रतिया नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ गया है, जिससे कि संगम क्षेत्र में स्नान कर रहे दर्शनों श्रद्धालु बीच धारा में फंस गए। स्थिति कुछ ही मिनटों में भयावह हो गई और पूरे मेले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस समय हजारों श्रद्धालु संगम क्षेत्र, पार्किंग स्थल और दुर्घटना
दुकानों के आसपास भी मौजूद थे। अचानक से दोनों नदियों में आए हुए तेज उफान के कारण संगम क्षेत्र में स्नान कर रहे श्रद्धालु सुरक्षित स्थानों तक नहीं पहुंच सके और मदद के लिए पुकार भी लगाने लगे। वहीं इसकी सूचना मिलते ही तुरंत एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंच गए और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान भी शुरू कर दिया गया। वहीं संयुक्त प्रयासों से नदी में फंसे हुए 70 से अधिक श्रद्धालु को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं पार्किंग और दुकानों के आसपास फंसे हुए कई श्रद्धालुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। विकासनगर में नशे की लत ने एक बार फिर से 3 शातिर चोरों को जेल पहुंचा दिया। जो यहाँ सहसपुर कोतवाली क्षेत्र में 26 मई को शंकरपुर निवासी राजू सिंह के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी कर ली थी। शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से रहमान, फैजान और शाहबान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर करीब 3 लाख रुपए की चोरी की गई ज्वेलरी बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे नशे के आदी हैं और नशे की जरूरत पूरी करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस के अनुसार तीनों ही आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात विकासनगर की। विकासनगर क्षेत्र बल्लूपुर पावटा साहिब नवनिर्मित हाईवे पर शेरपुर गांव के पास सड़क निर्माण कार्य के चलते मुख्य मार्ग की एक लेन बंद कर दी गई। ट्रैफिक को सर्विस लेन पर डाइवर्ट किया गया है, लेकिन अधूरी व्यवस्थाओं और उचित दिशा निर्देशों की कमी के कारण राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं जैसे लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है और वहीं स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर भी कई सवाल अब खड़े हो गए हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये नज़ारा शेरपुर गांव के पास बल्लूपुर पावटा साहिब हाईवे का है, जहां पर सड़क निर्माण कार्य के कारण मुख्य मार्ग की एक लेन बंद कर दी गई है। इसके चलते सभी छोटे बड़े वाहनों को सर्विस लेन से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन ये सर्विस लेन खुद यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। सुबह से ही यहाँ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसी सर्विस लेन पर 2 छोटे अंडरपास हैं, जहां से रोजाना स्कूली बच्चे गुजरते हैं। भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ने से बच्चों की सुरक्षा पर भी लगातार खतरा मंडरा रहा है।